गुड मॉर्निंग एवरीवन। किसने एमसीए साइट पे जाके चेक किया था? कुछ मिला वहां पे? कंपनी का डाटा चेक किया था? क्या क्या चेक किया उस बारे में? सब कुछ था। एजीएम था, ऑथराइज शेयर कैपिटल दिखा? वो भी किस कंपनी का डाटा चेक किया था? रिलायंस और टाटा। और किसी ने नहीं चेक किया था? क्या चेक करना चाहिए था तुम्हें? क्या हुआ? आपने बताया चार्ज देना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, अंदर ज्यादा डेटा जाने के चार्ज था, ऐसा कुछ नहीं था। ऊपर ऊपर आप उसका डिविडेंड, पेड अप शेयर कैपिटल देख सकते थे, ऑथराइज शेयर कैपिटल देख सकते थे। कब किसमें देना पड़ेगा? चार्ज? जब उसके पब्लिक डॉक्यूमेंट अंदर इंटर करने जाओगे ना, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के लिए, कि मतलब डिटेल में जाने के लिए अंदर ऊपर ऊपर उसके देखना तो सब समरी देख सकते थे किसी कंपनी का। चलो क्लास स्टार्ट करने से पहले 5 मिनट रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि रिवाइज करने ज्यादा बेटर होगा। पहले ही धमाका, चलो कोई नहीं। जनरल मीटिंग कितने टाइप्स की होती है? दो होती है, ठीक है। जनरल मीटिंग एजीएम, ईजीएम और स्पेशल क्लास मीटिंग, ठीक है। और एक क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बोर्ड मीटिंग होती है। रिजोल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं? दो होते हैं, ऑर्डिनरी, स्पेशल। ऑर्डिनरी क्या होता है? ठीक है। एसआर क्या होता है? चलो, इसमें सबसे मस्त डेफिनेशन था गवर्नमेंट कंपनी का। गवर्नमेंट कंपनी डेफिनेशन क्या बोलता है? अब एटलीस्ट 51% वोटिंग पावर, पेड अप शेयर कैपिटल को नीचे करके इंसर्ट करके वोटिंग पावर डाल दीजिएगा वहां पे, ठीक है। हेल्ड बाय सीजी और एसजी और इन एनी कॉम्बिनेशन। गवर्नमेंट कोई सब्सिडरी होगी गवर्नमेंट कंपनी की तो वो भी गवर्नमेंट कंपनी होगी। चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारे न्यू डिफिनेशन से। देखो आज का चैप्टर, आज का लेक्चर में टारगेट क्या है, प्रिलिमिनरी और डिफिनेशन खत्म करने का। फर्स्ट चैप्टर कहते हैं इसको, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर खत्म होते ही 3 to 4 मार्क्स के कवर हो जाते हैं। स्टडी में देखना, सारे क्वेश्चंस कवर देंगे और लास्ट में 1-2 क्वेश्चंस करेंगे भी, जो टेस्ट के नॉलेज के क्वेश्चंस है, अच्छे क्वेश्चंस है वो। अगर वो हो गया तो तुम्हारा मेरे को लगता है कि डिफिनेशन ऑल क्लियर हो जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट डिफिनेशन आता है इस चैप्टर का, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के बारे में आप लोग जानते हो कि मिनिमम कितने मेंबर्स होते हैं? 2 होते हैं। मैक्सिमम कितने होते हैं? 200 होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन से। आज क्लास के डिफिनेशन में खत्म करेंगे। डिफिनेशन से 3 से 4 नंबर क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन डिफिनेशन का रहता है, आप किसी अटेम्प्ट का उठा के चेक करना। फर्स्ट क्वेश्चन मोस्टली डिफिनेशंस का ही होता है। चलो और जिसको नोट्स देखना है, मैंने 3-4 क्लास के नोट्स कंबाइन करके बना दिए है, जिसको देखना लास्ट में आप देख लेना, ठीक है। लिखते चलो, बनाते चलो, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाते चलूंगा। चलो पहले बात करते हैं मेंबर्स की। और इसका एक अच्छा क्वेश्चन देखेंगे जो स्टडी मैट में ना, इसका बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है स्टडी मैट में। टेस्ट ऑफ नॉलेज का सेकंड क्वेश्चन है, मतलब वो क्वेश्चन अलग लेवल का। अगर वो क्वेश्चन समझ आ गया किसी को तो भाई डिफिनेशन तुम्हारा आराम से कवर हो जाएगा। 3 से 4 नंबर का जो भी प्राइवेट कंपनी इतना भी डिफिनेशन बढ़ा है। पहले बताओ मेंबर कितने टाइप के होते हैं इसमें, कितने होते हैं? मिनिमम कितने होते हैं? 2 और मैक्सिमम क्या 150 मेंबर हो सकते हैं इसके अंदर? हो सकते हैं, तो मैंने बोला मैक्सिमम बोला है, ठीक है। कभी कंफ्यूज मत होना, 150, 199, ठीक है 200 मेंबर तक होते हैं। 200 से ऊपर चला गया तो पब्लिक बनाना पड़ेगा। क्या तुरंत पब्लिक बनाना पड़ेगा? इसका भी कंसेप्ट आएगा इनकॉर्पोरेशन में। क्या तुरंत पब्लिक बनाना पड़ेगा? मान लो कि 200 से ऊपर जस्ट चला गया, 201 मेंबर हो गए, तो क्या तुरंत पब्लिक बनाना पड़ेगा? मैं मिनिमम टाइम देता है, 6 मंथ्स का टाइम देता है कि अपना पब्लिक में कन्वर्ट करो। ये सब चलो इनकॉर्पोरेशन पढ़ेंगे, अभी देखते चलते हैं। अब चलो हमने ये देख लिया, ये देख लिया। अब एक कोई कंपनी बनाने जाते हैं ना, स्पाइस फॉर्म में, स्पाइस फॉर्म आता है उसका एमसीए वेबसाइट पे। अभी सुनते जाओ। उसमें हमसे पूछता है कि आपकी ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है, आपकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑथराइज एंड पेड अप? मैक्सिमम कितना कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो। मान लो अभी अपने जिसने आपने चेक किया होगा ना, उसने ऑथराइज आ रहा होगा और पेड अप शेयर कैपिटल आ रहा होगा। मतलब रिलायंस में होगा कि ऑथराइज 150 करोड़ रुपीस, मतलब अगर मैक्सिमम जाएगा भी ना कंपनी में तो इतना कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे हम। और उसके बाद पेड अप होता है कि कितना कंपनी ने कितना सब्सक्रिप्शन लेके लगा चुके हैं, सबसे पैसा लिया, ठीक है। तो ऑथराइज एक मैक्सिमम लिमिट होता है कंपनी का कि हाँ भाई हम इस रिलायंस कंपनी में 150 करोड़ रुपए का पैसा लगाने वाले हैं। और अभी जियो में बहुत अच्छा खासा पैसा लगा है, किसी रिलायंस जियो जाके देखना। और उसके पेड अप शेयर लगभग 150 करोड़ है, तो पेड अप 149 करोड़ हो चुकी है। जियो में अच्छा खासा पैसा लगा के प्राइस पेनिट्रेशन करके मार्केट को दबाया गया था, बहुत अच्छा खासा पैसा लगा था जियो में। तो कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करने जाओगे ना, वो आपसे पूछेगा कि आपकी ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या है, आपकी पेड अप शेयर कैपिटल क्या है। तो यहाँ पे स्पाइस फॉर्म में बताया कि आप कोई भी कंपनी को ना कितने भी अमाउंट पे पेड अप शेयर कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हो। तो कोई ऐसा अमाउंट दिया नहीं है, एज ए 1 रुपीज भी आप इस कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, मिनिमम पेड अप कैपिटल क्या बोला, एज मे बी प्रिस्क्राइब,
अब मैंने क्या बताया था, रूल्स पर। अब रूल्स ने पता क्या बोला कि अभी हम कुछ नहीं बता रहे हैं, मतलब नथिंग, मतलब सिंपल से ये इंटरप्रिटेशन निकलता है कि भाई तुम 1 रुपया से भी कंपनी क्या कर सकते हो, इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। पहले था लिमिट की 1 लाख से तुम ऐसे कंपनी को बना सकते थे, फिर बोला कि जब से स्टार्टअप्स आने लगी ना, कि बोला कि ठीक है तुम एज में प्रिस्क्राइब बोल दिया कि रूल्स ने बोल दिया कि तुम एज ए 1 रुपया भी ऑथराइज शेयर बेटा कुछ भी डाल दो अपने हिसाब से, ऑथराइज कुछ भी डाल सकते हो। ऑथराइज क्या बोला, कुछ भी डाल दो। मैं क्या बात कर रहा हूँ, पेड अप। ऑथराइज बता दो ना कंपनी में तुम कितना पैसा लगाने जा रहे हो, 2 करोड़ लगा रहे हो, 3 करोड़ लगा रहे हो, कितना लगा रहे हो बता दो, एक फिक्स लिमिट बता दो, हाँ हमारी स्टार्टअप इतनी बनने वाली है, हम कंपनी में इतना पैसा लगाने वाले हैं। पेडअप तुम क्या बोल रहा है, पेडअप कितना दे रहे हो कंपनी में अभी तुम 1 रुपया से कंपनी क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। मतलब यहाँ पे अभी कुछ लिमिट नहीं दिया, मतलब कुछ लिमिट नहीं दिया तो मतलब तुम 1 रुपये से कंपनी को इनकॉर्पोरेट स्टार्ट करके चला सकते हो, ठीक है। अब बात आता है यहाँ पे आर्टिकल। अब यहाँ पे मेन गेम आता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कंपनी के। प्राइवेट कंपनी में हमने क्या देखा, मेंबर्स देखा 200। पेडअप शेयर क्या देखा कि कंपनी 1 रुपया से पेडअप से स्टार्ट कर सकती है, ऑथराइज कुछ भी रख सकती है कंपनी अपना, ठीक है। ऑथराइज कुछ भी हो सकता है, पेडअप क्या हो सकता है, 1 रुपये से स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि क्या लिखा पे एज मे बी प्रेस्क्राइब। और रूल्स में क्या बोल दिया भाई अभी हमें कुछ नहीं पता, तुम्हें स्टार्टअप्स बहुत सारी स्टार्टअप्स आ रही है, अपना आप 1 रुपया लगाइए, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करिए, स्पाइस फॉर्म में भी डाउनलोड करोगे, कभी बनाओगे आर्टिकलशिप डेज में अच्छे से करोगे जब वहां पे, तो 1 रुपये कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। अब बात है आर्टिकल, मतलब इसके इंटरनल रूल्स। अब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना तो सारा गेम यहाँ पे आता है। क्या है इसमें सारा गेम, इसमें हमारे बताता है कि प्राइवेट कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। अब देखो इसको 3 चीज बोला गया, पहले 2 चीज समझो, 3 बताता हूँ, तीसरा चीज तो मजाक है। 2 चीज रिस्ट्रिक्शंस दिया गया, मतलब हमने देखा प्राइवेट कंपनी, नाम में क्या समझ आ रहा है, कोई पब्लिक को इशू कर सकती है। मान लो कि हम लोग मिलकर एक प्राइवेट कंपनी बनाए और बाहर क्या बोले कि मेरे को भी इस कंपनी में शेयर्स दे दो, नहीं दे सकते। तो यहाँ पे पहला रिस्ट्रिक्शन बोलता है कि प्राइवेट में जो 200 मेंबर्स हम देख रहे हैं ना, ये 200 मेंबर, इसमें 200 मेंबर हमारे जान पहचान के होने चाहिए। जैसे पब्लिक कंपनी, रिलायंस कंपनी क्या है, शेयर्स निकालती है तो नाम में क्या है, पब्लिक कंपनी। तो ये है प्राइवेट, मतलब सिंपल सी बात है, जो शेयर्स हो रहे हैं ना, हम एक दूसरे को जानते हैं पहचानते हैं, हम उसके लिए शेयर्स निकाल रहे हैं। तो सिंपल से रिस्ट्रिक्शंस में ये बता रहा है यहाँ पे ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। पहला रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि सुनो, ये मिस्टर ए है, ये प्राइवेट कंपनी के मेंबर है, ठीक है, मेंबर नंबर मान लो 196 है। अब ये चाह रहे कि किसी और को शेयर्स अपना ट्रांसफर करने का, ठीक है, तो इनको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। अभी बोला कि अब देखो हमारा कंपनी प्राइवेट बना, हम एक दूसरे को जानते हैं, चाहे 200 मेंबर मैक्सिमम है, हो सके तो इसमें 10 मेंबर ही बन सकते हैं। तो तुम अपना किसी, मान लो तुम कोई स्टूडेंट हो यहाँ पे, तुम किसी और बाहर ट्रांसफर करो, लो शेयर लो, भाई पब्लिक कंपनी थोड़ी नहीं चल रही यहाँ पे कि तुम अपने एक दूसरे को शेयर्स ट्रांसफर कर पाओगे वहाँ पे। तो यहाँ पे साफ मना कर दिया, मतलब रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि तुम्हें शेयर मिला प्राइवेट कंपनी का, तुम किसी को बाहर अलॉट नहीं करोगे, तुम्हारे पास शेयर है, तुम्हारे पास शेयर को ट्रांसफर करना है, परमिशन लेना पड़ेगा, अदरवाइज रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। अभी रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, रिस्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है, अभी रोक रहा है। अब इसमें आता है प्रोहिबिशन, मतलब साफ मना कर रहा है, स्टार्टिंग से मना कर रहा है कि हाँ ये नहीं करने देंगे तुम्हें। तो ये 2 चीज याद रखना, सिंपल सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखो पब्लिक के पास नहीं जा रहे हम, ऑन इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर सिक्योरिटीज, ठीक है, या शेयर्स मान लो, सिक्योरिटीज लिख लो। सिंपल सी बात है, प्राइवेट कंपनी हमारी, पब्लिक के पास नहीं जाना। लॉजिक यही निकला, समरी यही निकला कि ना तुम्हारे पास, देखो यहाँ पे क्या रिस्ट्रिक्शन है, तुम्हारे पास शेयर्स आ चुके हैं, तुम्हारे पास शेयर्स यहाँ पे आ चुके हैं किसी पास, वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तुम किसी को ट्रांसफर मत करना। और यहाँ बोल रहा है कंपनी को प्रोहिबिट कर रहा है, कंपनी तुम बाहर किसी को ट्रांसफर नहीं करोगी। तो यहाँ पे सिंपल लॉजिक है, प्राइवेट कंपनी है, हम प्राइवेटली इस कंपनी को चलाएंगे, जो भी मेंबर्स हमारे 10, 20, 100 मैक्सिमम टू 200 मेंबर्स, ये सब प्राइवेट चलाएंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आता है, मेंबर में आते कौन है। हमने क्या बोला, मेंबर्स में आते कौन है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट। अब इसके क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, टेस्टिमोनियल का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। अब मेंबर्स में आते कौन है, देखो जो कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब कर दिए, डेट मेंबर्स में आएंगे, मतलब सब्सक्राइब मतलब सब्सक्राइबर कंपनी में मेंबर्स आएंगे। अब इसमें 2 लोग नहीं आएंगे, कौन 2 लोग नहीं आएंगे, ज्वाइंट होल्डर तो आएंगे बट वो एक कहलाएंगे। जैसे मान लो कि ये 2 है, मान लो कंपनी में 199 मेंबर्स है, सुनो 199 मेंबर्स है, ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर ए है, ठीक है। अभी दोनों ने क्या किया, ज्वाइंटली एक शेयर होल्ड किया, तो कितनी हो गई, मान लो कि एज ए लेमन देखा जाए तो 1 1 + 2 199 + 1 + 201। बट नहीं, अगर जो ज्वाइंटली होल्ड कर रहा है ना शेयर, वो एक कहलाएगा। तो ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपको बोल दे कि 199 मेंबर्स है, मिस्टर ए और मिसेस ए ने एक शेयर होल्ड किया, ज्वाइंटली होल्ड किया है, तो देखने में तो 2 पर्सन लग रहे हैं, तो 199 + 1 + 1 ये 201 नहीं हो जाएंगे। जब 2 पर्सन ज्वाइंटली शेयर होल्ड करते हैं ना, वो ट्रीटेड एज 1 कहलाते हैं। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन बना था यहाँ पे भी,
ठीक है, तो इस पे ध्यान रखना, ज्वाइंटली जो भी होंगे वो एक कहलाएंगे। अब मैं बात करता हूँ क्या क्या नहीं आता है इसके अंदर, मेंबर्स के अंदर। सुनो, या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं आता है। हमने क्या बोला, जो सब्सक्राइब कर दी कंपनी के शेयर्स वो क्या क्या कंपनी के मेंबर्स कहला गए। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं। अब ये कैलकुलेशन बहुत बार एग्जाम पूछता है, मतलब रिपीटेड टाइम्स पूछता है। टेस्ट ऑफ नॉलेज का सेकंड क्वेश्चन है, मैं इसके बाद डील करवाऊंगा, यही क्वेश्चन डील करवाऊंगा उठा के स्टडी मैथ से। अब सुनो, इसमें क्या नहीं आता है, एम्प्लॉय जैसे आप कंपनी में काम कर रहे हो ना, वो खून पसीने की मेहनत लगा रहे हैं, आप उसको ईसॉप देते हो, अगर पढ़ा होगा आपने, उसको ईसॉप देते हो, स्वेट इक्विटी ये सब देते हो। तो अपने कंपनी में मान लो ये कंपनी है, ठीक है, इसने अपने कंपनी के मान लो 3, 4, 5 एम्प्लॉय को क्या दिया, ईसॉप दिया, शेयर्स दिया, शेयर्स उन्हें सब्सक्राइब किया, मेंबर्स बन गए। बट ये मेंबर बन गए, प्राइवेट कंपनी ने मना कर दिया, बोले कि जो एम्प्लॉय होते हैं ना, एम्प्लॉय, इनको हम मेंबर की डिफिनेशन में नहीं लेंगे। और सर ये एम्प्लॉय, अभी एम्प्लॉय, अब मान लो एक और चीज आता है, ये मान लो 2015 में इन एम्प्लॉय को मिला शेयर्स मिला, ठीक है, और ये 2015 में शेयर्स मिला, और ये 2015 में शेयर्स मिला, कंपनी का एम्प्लॉय छोड़ चुके हैं। अब ये शेयर्स तो कंपनी के मेंबर्स बने रहे ना, शेयर्स मिला तो कंपनी के मेंबर बने, एज ए एम्प्लॉयमेंट ये छोड़ चुके हैं। 2015 में मिला, 2019 तक आता है तो इन्होंने क्या किया, एम्प्लॉयमेंट छोड़ दिया है। तो क्या ये डिफिनेशन मेंबर में आएंगे? अब तो एम्प्लॉयमेंट में नहीं है ये, तो क्या ये आएंगे? नहीं आएंगे। तो एक्सेप्शन में याद रखना, एम्प्लॉय देखते याद रखना कि एम्प्लॉय पास्ट हो, प्रेजेंट हो, हमें क्या करना है, उसको एक्सक्लूड करना है, ठीक है। तो एम्प्लॉय को कैसे, ईशॉप के द्वारा शेयर्स मिलता है। एक समराइज कर, देखो स्मॉल का प्राइवेट कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एक बार इसको समराइज करते हैं, ठीक है, समराइज करते हैं। मेंबर्स कितने होते हैं, मैक्सिमम। आर्टिकल्स में क्या प्रोविजन दिया, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या प्रोविड किया है प्राइवेट कंपनी को, कि अपने जो ट्रांसफर शेयर्स है उसको क्या करना है, ट्रांसफर नहीं करना, रिस्ट्रिक्ट करना है। और प्रोहिबिशन क्या, देखो रिस्ट्रिक्ट करना मतलब एग्जिस्टिंग है, आपको रिस्ट्रिक्ट मना कर रहा है। अब प्रोविजन क्या है, एज अ स्टार्टिंग मना कर रहा है कि आपको ये करना ही नहीं है। तो प्रोविजन क्या, पब्लिक में क्या करना है, शेयर को इशू नहीं करना है, क्योंकि अदरवाइज पब्लिक करेंगे तो वो पब्लिक कंपनी हो जाएगी ना। प्राइवेट को हमने प्राइवेट बना रखा है, मैक्सिमम देख लिया। मेंबर्स में कौन कौन आएंगे, जो भी कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करेंगे वो कंपनी में क्या होंगे, मेंबर होंगे। एम्प्लॉय, प्रेजेंट एम्प्लॉय आएंगे, पास्ट एम्प्लॉय, वो पास्ट एम्प्लॉय, चलो पास्ट एम्प्लॉय थे अभी छोड़ चुके हैं, एज ए प्रेजेंट मेंबर भी है वो, उनको 2015 में शेयर मिला था, 2019 में उन्होंने एम्प्लॉयमेंट छोड़ दिया, अब 2020 में हम चेक कर रहे हैं लिमिट, तो वो लिमिट में आएंगे, नहीं आएंगे। याद रखना एम्प्लॉय डिफिनेशन, एम्प्लॉय वर्ड सुनते याद रखना, एज अ प्रेजेंट हो, एज अ पास्ट हो, वो कभी भी मेंबर्स के कैलकुलेशन में नहीं आएंगे, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करके ना मजा आ जाएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है मेरे को। आराम से करते हैं ये क्वेश्चन, देखो मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन कर लिया, प्राइवेट कंपनी का कोई क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। फ्लोरा फ्लोरा लिमिटेड, ठीक है, was registered as a public company, क्या है, लिमिटेड लगा है, लिमिटेड लगा, प्राइवेट नहीं बोलना, पहले लिमिटेड लगा, तो लिमिटेड क्या बताता है, वो पब्लिक कंपनी है, ठीक है। तो रजिस्टर हुआ एज ए पब्लिक कंपनी, देयर आर 230 मेंबर्स, मतलब देख के पता चल रहा है कि ये क्या है, पब्लिक कंपनी है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के मैक्सिमम डेफिनेशन में कितने मेंबर्स होते हैं, 200 होते हैं, चलो ठीक है। अब देखो उसमें 230 में ना क्या क्या बोल रखा है वो सुनो। डायरेक्टर एंड रिलेटिव 50 है, ठीक है, एम्प्लॉइज 15 है, एक्स एम्प्लॉय मतलब पास्ट वाले जो छोड़ चुके हैं, ठीक है, 10 है, 5 कपल्स होल्डिंग शेयर्स ज्वाइंटली, ठीक है, 10 है, और अदर्स 145 है। अब मेरे को ये बताओ, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज टू कन्वर्ट इनटू अ प्राइवेट कंपनी, क्या हो सकता है? अच्छा बताओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने प्रपोज किया कि इसको प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना है, पहले मत बताओ ये काउंट आएगा कि नहीं आएगा, बताओ पहले मेरे को। ठीक है, ठीक है, ये एक्स एम्प्लॉय आएगा, ठीक है, ये तो क्या डायरेक्टर ने जो प्रपोज किया कि इस पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी बना दो, ऐसा हो सकता है? हो सकता है। अब तक कैसे बनाएंगे वो अलग चैप्टर में देखेंगे, क्योंकि इसमें इतना रिस्ट्रिक्ट रखो, ज्यादा नहीं। इनकॉर्पोरेशन चैप्टर में ना ओपीसी कन्वर्ट हो जाती है प्राइवेट में, प्राइवेट पब्लिक में, पब्लिक प्राइवेट में, ये सारा चीज देखेंगे। बट ये डेफिनेशन याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि ये कहाँ यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, टेस्ट नॉलेज में क्वेश्चन है, और एक स्टडी मैट के क्वेश्चन डिट्टो पूछ देते हैं आईसीए एग्जामिनेशन में, बस कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट का लिमिट 45 कर देंगे, यहाँ पे एसएस के घुमा के पूछ देंगे। तो कंक्लूजन क्या निकला हमारा, मेंबर्स में क्या नहीं आएंगे, एम्प्लॉय और पास्ट एक्स एम्प्लॉय, पास्ट एम्प्लॉय जो बोल लो, जो ज्वाइंटली वाले वो क्या कहलाएंगे, ट्रीटेड एज वन, अदरवाइज सब कैलकुलेट करके 200 मेंबर देखना, 200 से ऊपर गया तो वो पब्लिक कंपनी कहलाएगी, 200 तो रिस्ट्रिक्ट वो प्राइवेट कंपनी कहलाएगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखना। चलो अब पब्लिक कंपनी क्या होती है, अब ये बताओ, अब पब्लिक कंपनी क्या होती है, पता है, डेफिनेशन में सिंपल बोल दिया, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो क्या है, पब्लिक कंपनी है। ठीक है, सही में यही बोला है। चलो मेंबर्स मेंबर्स पता कर लेते हैं हम इसके, मेंबर्स कितने होते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम, परफेक्ट। ठीक है, इसका कोई पेड अप कैपिटल है, जैसे मैंने बोला कि वहां पे आर्टिकल बेसिस में आप जो कोई कंपनी बनाने जा रहे हो तो आपसे पूछता है कि ऑथराइज कैपिटल, अपनी पेड अप कैपिटल जो कंपनी इंकॉर्पोरेट कर रहे हो इसकी पेड अप कैपिटल है, उसमें बोल दिया एज में बी प्रिस्क्राइब, अभी भी कुछ नहीं है। ठीक है, अब बात आता है आर्टिकल्स, पेड अप सिंपल चला, आर्टिकल्स मतलब वहां पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस थे, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स नहीं कर सकते हो, अगर मान लो कोई प्राइवेट कंपनी में शेयर्स ट्रांसफर कर रहा है उसके लिए मना कर दिया, प्रोहिबिशन क्या कर दिया, स्टार्टिंग से ही आप क्या कर सकते हो, पब्लिक को इशू नहीं कर सकते हो, यहाँ पे कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये पब्लिक कंपनी है, ट्रांसफर नहीं करते काम कैसे चलेगा। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज आता है, मैं डायग्राम बना के समझाता हूँ, सुनो, ये इंपॉर्टेंट है। मान लो कि ये एबीसी लिमिटेड है, ठीक है, सुनते जाओ, इसने क्या किया है, 51% शेयर होल्डिंग किया है PQR प्राइवेट लिमिटेड में। ठीक है, मेरे को बताओ ये कौन सी कंपनी है, श्योर, कैसे पता चला, कैसे पता चला, लिमिटेड लगी है, ये कौन सी कंपनी है, पक्का, चलो ठीक है, बढ़िया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब पब्लिक कंपनी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आया, सुनो, ये क्या है, ये पब्लिक कंपनी है, ये क्या है, प्राइवेट कंपनी है। अब एक चीज यहां पे ये देखो, ये क्या है, 51% शेयर होल्डिंग, तो 51% शेयर होल्डिंग मतलब होल्डिंग सब्सिडी का कंसेप्ट सबको पता है, 50% से मतलब मेजोरिटी शेयर होल्डिंग कोई कंपनी दूसरी कंपनी में करती है तो ये कंपनी क्या कहलाती है, ये कहती है होल्डिंग, और ये हो जाती है सब्सिडी। ठीक है, अब याद रखना, ये भले ही प्राइवेट कंपनी है बट किसी होल्डिंग की सब्सिडी बन जाती है ना, और ये होल्डिंग पब्लिक कंपनी है तो ये भी हो जाती है डीम्ड पब्लिक कंपनी। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आए हैं, एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आया है कि किसी पब्लिक कंपनी ने किसी प्राइवेट कंपनी को, अगर मान लो यहाँ पे 51 छोड़ के 45 कर दो तो नहीं होगा, तो याद रखना मतलब क्या है, यहाँ पे सब्सिडरी होल्डिंग कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि ऑब्वियस बात है ना, इसके ऊपर वाला पब्लिक चला रहा है तो उसके नीचे वाला को बोल दिया कि भाई तुम भी पब्लिक बन जाओ, और फाइनेंस में ये बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे होते हैं, तो इसको क्या कहलाता है स्टार्टिंग से, ये डीम्ड पब्लिक कंपनी। देखा जाए सारे क्राइटेरिया प्राइवेट कंपनी के ही है, बट इसके 50% से ऊपर शेयर होल्डिंग किसने कर लिया है, पब्लिक कंपनी ने। ठीक है, ये याद रखना, बस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, क्योंकि पब्लिक कंपनी ज्यादा कुछ नहीं, पब्लिक कंपनी साफ स्टार्टिंग बोल दिया, जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती वो हो जाती है हमारी पब्लिक कंपनी हो जाती है। अब पब्लिक कंपनी हो गई, अगर पब्लिक कंपनी ने किसी प्राइवेट कंपनी के 50% मतलब सिंपल सी बात है सब्सिडरी हो गई कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की, तो ये भी क्या बन जाती है, ये प्राइवेट कंपनी वैसे काटना, ये बन जाती है पब्लिक कंपनी, और आगे वर्ड लगता है डीम्ड पब्लिक कंपनी, इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो एक तरह से डिफिनेशन चलते जाते हैं। अब ये बहुत ब्रॉड कंसेप्ट नेक्स्ट चैप्टर पड़ेगा, इनकॉर्पोरेशन कैसे करते हैं, प्राइवेट से पब्लिक कन्वर्ट कैसे होती है, कौन कंपनी बनाता है, तो ये डिफिनेशन सारे क्लियर होंगे, 3 से 4 नंबर का पक्का आता है, आप उठा के देख लेना पेपर में। चलो एक एक बस, ज्यादा डिफिनेशन नहीं है इसमें, आज का टारगेट यही कि क्वेश्चन डिफिनेशन खत्म करने का। होल्डिंग क्या होती है बता दो एक बार, देखो इसमें डेफिनेशन कुछ नहीं बोला कि सब्सिडी, जिसमें सब्सिडी कंट्रोल होता है ना वो होल्डिंग होती है, मतलब सिंपल से बोला जिसमें मेजोरिटी 50% से ऊपर होता है। डिफिनेशन इसके बारे में कहाँ बोला, सब्सिडी में। होल्डिंग मतलब बोला कि जिसकी सब्सिडीज होती है वो होल्डिंग होती है, होल्डिंग मतलब सिंपल बोलती है जिसकी सब्सिडीज होती है वो होल्डिंग होती है। अब भाई हमें समझना है कि सब्सिडी कौन होता है, सब्सिडी कौन होता है जिसमें कंट्रोल कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब मान लो कंपनी में 1 2 3 4 5, अगर मान लो ये कंपनी है, इस कंपनी ने भले ही इस कंपनी में 50% से ऊपर शेयर होल्डिंग नहीं किया है, बट ये कंपनी इस 3 डायरेक्टर को क्या कर रही है, कंट्रोल मतलब ये जब चाह रही है उसको हटा रही है,
ठीक है। या मान लो क्या करिए 5 डायरेक्टर है, 6 डायरेक्टर को और अपॉइंट कर सकती है, मेजोरिटी डायरेक्टर्स पे उनका क्या है, हक है। तो ये इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है, इसको एक तरह से बोलते हैं डू फैक्टो कंट्रोल। मत समझना इसमें वर्ड में आईपीसी लायक काम नहीं आएगा, बट एक आइडिया लेना, डू फैक्टो कंट्रोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डू फैक्टो कंट्रोल, ठीक है। मतलब एक तरह से इनडायरेक्ट कंट्रोल। डायरेक्ट कंट्रोल क्या हो गया भैया, इस कंपनी ने इसमें 51% मतलब मोर देन 50% क्या कर दिया, शेयर होल्डिंग ले लिया, ये हो गया डायरेक्ट कंट्रोल। इनडायरेक्ट कंट्रोल क्या होता है, मेजोरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे क्या किया, हक जमाया। मतलब अगर ये चाहे तो इसको तुरंत क्या कर सकती है, हटा सकती है, या मेजोरिटी डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकती है। मतलब डायरेक्टर पे इस कंपनी का कोई हक नहीं है, मेजोरिटी डायरेक्टर्स पे। ये आराम से मेजोरिटी पे खेल सकती है। अब जहां पे मेजोरिटी पे खेलना चालू कर दिया इस कंपनी ने, ये कंपनी भी क्या बन गई, ठीक है, होल्डिंग बन गई। परफेक्ट। चलो कुछ नहीं है, डेफिनेशंस क्लियर कर, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बताता हूं। अब मैं बताता हूं सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। गवर्नमेंट कंपनी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आता है फॉरेन कंपनी। प्रीवियस अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था फॉरेन कंपनी का। ये डेफिनेशन टाइम लगेगा समझने में, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बताओ हमने क्या देखा, कंपनी क्या होती है, जो इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनी एक्ट 2013 और इन्हीं अदर प्रीवियस लॉ होती है कंपनी। अब भाई फॉरेन कंपनी की बात कर रहा है, मतलब ठीक है। और कुछ जानते हो क्या? ठीक है, और बताओ भाई, पढ़े तो हो गए फॉरेन कंपनी, मेरे को लगता है आइडिया तो पूरा अच्छा खासा होगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो। इसमें क्या मजा है ना, हमने क्या देखा है गवर्नमेंट कंपनी में, वहां पे क्या था, एटलीस्ट 51% ऑफ वोटिंग पावर हेल्ड बाय सीजी और एसजी और इन एनी कॉम्बिनेशन बोथ। वहां पे क्या था ये वर्ड, और मतलब इसमें कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, मतलब आइदर सीजी ने पूरा 51% ले लिया, एसजी ने ले लिया 51%, या मान लो कोई भी कॉम्बिनेशन बना के 51% में क्या किया, हेल्ड कर लिया। अब बात आता है फॉरेन कंपनी। यहां पे मजा क्या है ना, यहाँ पे और नहीं है, यहाँ पे है एंड। मतलब तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन। अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, वो कंपनी हो जाती है फॉरेन कंपनी। सुनो सिंपल बोल दिया, कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। चलो एग्जांपल लेके चलते थोड़ा, ठीक है। अल हबीबी दुबई की कंपनी थी, दुबई में क्या हुई है, अल हबीबी, ठीक है, दुबई कंपनी थी, दुबई में क्या हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई, तो क्या ये फॉरेन कंपनी बन गई, ठीक है। तो ये वर्ड ना देखो, डिफरेंस बिटवीन फॉरेन कंपनी एंड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। अभी ये क्या बनी है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। फॉरेन कंपनी बनने के याद रखना, 3 फिंगर निकालना, तीनों प्लस होने चाहिए। मतलब पहला कंडीशन हमारा क्या बोलता है, कंपनी क्या होनी चाहिए, इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया। एग्जांपल लेते हैं, कंपनी बैंगलोर में बनी है, क्या वो फॉरेन कंपनी में आएगी, पहले बात नहीं आएगी। कंपनी इंडिया में कहीं बनी है, सबसे पहले वो फॉरेन कंपनी हटा देना। सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, कंपनी बाहर बनी है, तो बाहर बनी है तो कंपनी क्या हो गई है, इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया। बट अभी ये फॉरेन कंपनी नहीं बनी है, फॉरेन कंपनी बनने के 2 कंडीशन और चेक करेंगे। मतलब क्या चेक करेंगे, सुनो, ये बड़े बड़े लिखना प्लस। ये एग्जाम में सही बताता हूँ, मेरे को आईपीसीसी में 10 नंबर ये प्लस और एंड के कटते थे मेरे को। आप 138 पढ़ोगे, इंटरनल की लिमिट है, वहाँ पे और एंड का चक्कर है। पेपर में आया था और एंड में कंफ्यूज हुआ था, बहुत जगह और एंड में कंफ्यूज होता हूँ। तो जहाँ पे और एंड रहे ना, उसको अच्छे से करना, ठीक है। और एंड को बहुत अच्छे से करना, बहुत कंफ्यूज होगा। एग्जाम में बैठोगे ना, क्वेश्चन देखोगे, बोलते ये तो मेरे को आता है, बट ये भूल जाओगे यार और था ये एंड था। मतलब सारे कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, या कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। 10 नंबर मैंने इसमें गवाया था, ऑडिट में 5 नंबर, लॉ में 5 नंबर, मेरे को कभी भी याद आता है, जो गवाया वाला कभी भूलता नहीं हो। देखना, बोलते ना 138 का क्वेश्चन आया था, नवंबर 18 के पेपर में था। चलो अब देखो, कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, वो क्या बन गई, अभी बाहर वाली कंपनी बनी। अभी वो फॉरेन कंपनी के डिफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं किया उसने, ठीक है। अब क्या बोला है, विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, ठीक है। अब सुनो, ये अल हबीबी है, ये कहाँ है, बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है। अब इसने क्या किया है, मान लो दिल्ली में इसने एक बिल्डिंग बनाया है, ठीक है। दिल्ली में क्या किया है, एक बिल्डिंग बनाया है। अब ये बिल्डिंग क्या है, इसका प्लेस ऑफ बिजनेस है, मतलब इसके अंदर वो क्या करने वाला है, बिजनेस करना। मान लो कि ये टायर्स का बिजनेस करता है, ठीक है। इसके अंदर इसने टायर के सारे स्टोर रख दिए। अब कस्टमर यहाँ पे आएंगे, कस्टमर लेके सामान लेके जाएंगे, तो इसने अब एक प्लेस ऑफ बिजनेस स्टैब्लिश किया अभी।
ठीक है, तो ये एक बात याद रखना, दो कंडीशन भी पूरी हुई है, मतलब कंपनी बाहर बनी है और कंपनी ने अपने कहीं पे इंडिया में कहीं पे भी, मैं दिल्ली लोकेशन ले रहा हूं, इंडिया में कहीं पे भी क्या किया, अपना एक प्लेस ऑफ बिजनेस किया है। मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस क्या, एक बिल्डिंग खड़ा कर दिया, ये मान लो एक रूम ले लिया, तो एक प्लेस ऑफ बिजनेस हुआ। अब क्या ये फॉरेन कंपनी बन गई, बताओ? अभी ये फॉरेन कंपनी बनी कि नहीं बनी है? ठीक है, अब इसमें एक चीज और आ गया, प्लस। ठीक है, तो मतलब याद रखना दो प्लस है, अगर ये तीनों साथ में सेटिस्फाई होगी ना तब ये फॉरेन, तभी बच्चे एग्जाम में बहुत फंसे थे 2 अटेम्प्ट पहले, और एंड में। तो मतलब दो चीज हम देखा। अब प्लस क्या है, कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटी, मतलब भाई तुमने वो बिल्डिंग लगा के वहां पे छोड़ दिया, इससे वो फॉरेन कंपनी नहीं बनी। यहां पे क्या होना चाहिए, ऑपरेशन होना चाहिए, बिजनेस ऑपरेशन होना चाहिए, मतलब सिंपल सी बोलूं, सेल परचेज वाला काम होना चाहिए यहाँ पे। तो कोई भी अगर बाहर वाली कंपनी कहीं भी लोकेशन लेके अगर छोड़ दे वहां पे, तो ये मत समझना वो फॉरेन कंपनी बन गई। वो कंपनी अभी भी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया रहेगी। फॉरेन कंपनी बनने के लिए आंख बंद रखना, 3 कंडीशन याद रखना। कंपनी कहाँ इंकॉर्पोरेट हुई है, बाहर हुई है। ऐसे पूछेगा आपको, ABC पूछेगा, कंपनी दिल्ली में इंकॉर्पोरेट, क्या वो फॉरेन कंपनी है? नहीं। ठीक है, कंपनी बाहर इंकॉर्पोरेट, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया दिल्ली में है, क्या वो फॉरेन कंपनी हुई? नहीं। कंपनी बाहर इंकॉर्पोरेट हुई है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, और उस प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में क्या हो रहा है, बिजनेस ऑपरेशन हो रहा है। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए ना एक साथ, तब ये कंपनी क्या बन जाती है। ठीक है, 2 अटेम्प्ट पीछे का पेपर बनाना, बहुत अच्छा क्वेश्चन इस पे आया था, सेम इसी पे आया था, किसने बाहर कंपनी इंडिया में बाहर इंकॉर्पोरेट हुई, ABC कर पूछा, कंपनी इंडिया में इंकॉर्पोरेट हुई, पहले क्वेश्चन, नो दैट्स नॉट फॉरेन कंपनी, इंडियन कंपनी। कंपनी बाहर में इंकॉर्पोरेट हुई है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में, अभी भी ये फॉरेन कंपनी नहीं हुई है, उस प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में क्या होना चाहिए, बिजनेस ऑपरेशन होना चाहिए। चलो, 2 चीज हमने अच्छे से देख लिया, फॉरेन कंपनी क्या होता है, ये इसको हाईली इंपॉर्टेंट करना। फॉरेन कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, प्राइवेट कंपनी पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक कंपनी में ये डीम्ड पब्लिक कंपनी में याद रखना, डीम्ड पब्लिक कंपनी याद रखना। कैसे डीम्ड पब्लिक कंपनी बात है, कोई भी सब्सिडी किसी होल्डिंग की ऐसे होगी, वो डीम्ड पब्लिक कंपनी, भले वो प्राइवेट कंपनी क्यों ना हो। चलो, डोमेन कंपनी क्या होता है बताओ? ठीक है, वो बताया आपने उस दिन, जो कंपनी फॉर्म फॉर फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर प्रोजेक्ट कर लो, ये क्या हो गई। ठीक है, और इनएक्टिव कंपनी में क्या होती है। अब सर इनएक्टिव कंपनी मतलब देखो, यहां पे क्या है, यहां पे मैंने क्या बोला, 2 भाई ने मिलकर बिजनेस बनाया और ये कंपनी बनाया, और कंपनी फ्यूचर में प्रोजेक्ट करने वाली है। बट एक चीज और याद रखना, कोई भी कंपनी 5 साल से ज्यादा डोरमेंट नहीं हो सकती है। सरकार बोलेगा भाई क्या चल रहा है तुम्हारे मन में, तुम किसी कंपनी को बना दिए, कुछ कर नहीं रहे हो, तो उसको बंद करो, वाइंडिंग पर खत्म करो कंपनी को। बट याद है, कोई कंपनी 5 साल तक डोरमेंट होती है, उससे ज्यादा डोरमेंट नहीं हो सकती। तो 2 भाई ने क्या किया, कंपनी बनाया 2019 में, और इनको मानना था कि 2022 में हमारे पास कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट आएगा, उसमें काम करेंगे, आगे ऑब्लिगेशंस ज्यादा बढ़ेंगे, उससे अच्छा मैं अपनी कंपनी इंकॉर्पोरेट कर देता हूं। तो ये स्टार्टिंग में फॉर्म किया वो डोरमेंट कंपनी। अब इनएक्टिव कंपनी क्या होती है, ये भी डोरमेंट कंपनी हो जाती है। सो इनएक्टिव कंपनी मतलब ऑपरेशन नहीं हो रहा, मतलब ऑपरेशन नहीं, एक वर्ड याद देखो, लॉ में मजा क्या है ना, वर्ड का ही गेम है। नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब देखो, लॉ ने सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस को नहीं बताया है कि वो क्या होता है। उसने बोल दिया कि ये इसको छोड़ के सारे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन होते हैं। मतलब अगर मान लो कंपनी बनी हुई है, ठीक है, कंपनी रेंट पे कर रही है, तो यह सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हुआ? नहीं हुआ। कंपनी ने ROC की फी पे की, सिग्निफिकेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। तो कंपनी बोलती है देखो, ये छोड़ के ना सारे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस होते हैं। अब ये क्या है, एक और है, 3 है, बट इतना दिमाग मत लगाओ। इनएक्टिव कंपनी बस समझ लो क्या होता है, जहां पे क्या हो, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस ना हो। कितने साल का? 2 साल। मतलब मान लो यहां पे क्या है, यहां पे कंपनी बनी, अभी कंपनी बनी है यहाँ पे, बट कंपनी में कुछ नहीं हो रहा है। और यहाँ पे कंपनी मान लो कि 2018 में कंपनी बनी थी, सुनो, 2018 में कंपनी बहुत अच्छा काम की, 2019 में पहुंची। अब 19 में क्या हुआ, मान लो 19 में बहुत अच्छा काम किया कंपनी ने, बहुत अच्छा काम किया, कंपनी 20 में आई, एग्जाम्पल लेना। अब यहाँ पे मान लो कुछ ऐसा काम हुआ, कंपनी का काम चला ही नहीं, ठीक है। फिर कंपनी 2021 में आई, कंपनी काम चला ही नहीं, तो भाई नहीं चला कंपनी, तुम्हारा सिग्निफिकेंट चलना मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, ये मतलब चली नहीं, ये सब लिख के लेकर जाना, मतलब कंपनी में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस। देखो अंतर समझना, यहाँ पे क्या स्टार्टिंग से ये कंपनी क्या है, डोरमेंट कंपनी बना दी हमने। यहाँ कंपनी बनने के बाद डोरमेंट बन रही है। यहाँ पे क्या हुआ है, देखो ये 2 साल क्या हुआ है, कुछ भी ट्रांजेक्शंस नहीं हुए हैं। जब ट्रांजेक्शन नहीं हुए हैं मतलब 2 प्रीवियस
फाइनेंशियल ईयर में, तो भाई कंपनी एक काम करो, MSC1 फाइल करो और अपने आप को क्या बोल दो, डॉर्मेंट बोल दो। डॉर्मेंट मतलब क्या होता है बताओ, सिंपल समझो, जिंदा लास्ट कंपनी, बहुत टीचर्स को सही समझाते हैं। अभी कंपनी जिंदा है, वाइंडिंग अप में कंपनी क्या होती है, मार दी जाती है कि भाई तुम कंपनी खत्म कर लो। डॉर्मेंट कंपनी टेम्पररी बोलते हैं, तुम जाके सो जाओ, क्योंकि तुमने 2 साल से कुछ काम किया नहीं है, तो खामा का तुम अपनी ऑब्लिगेशन बढ़ा रहे हो। 2 साल याद रखना, 2 प्रीवियस ईयर में क्या करना, कुछ नहीं करना, फॉर्म क्या फाइल होगा, MSC1, ठीक है। तो ये याद रखना, इतना देखो, इतना डीप नहीं जाना, बस समझ लो डॉर्मेंट कंपनी क्या होता है, पूरा फ्रेमवर्क बता दिया, क्वेश्चन आ गया तो हैंडल कर लोगे इसको। और ये वर्ड याद रखना, ये वर्ड दिमाग में बैठा लेना, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस, ठीक है। चलो फाइनेंशियल समझ गया तुम लोग, फाइनेंशियल, हाँ बताओ। एम्प्लॉइज, कंपनी के एम्प्लॉय इसमें बोल रहे हो, वो कंपनी की इंटरनल पॉलिसी है भाई। अब इसको एम्प्लॉयज को सैलरी कैसे देना है, क्या देना है, कंपनी अपना रिजर्व बना के रखती होगी। कंपनी चल रही है तो कंपनी ऑब्वियस बात है एम्प्लॉय के लिए सोची होगी, उसको कैसे रिजर्व देना है, कंपनी का ऑलरेडी रिजर्व क्रिएट होगा। हाँ ये बात अच्छा है कि आप कंपनी बोल दे कि भाई फिर एम्प्लॉय दौड़ेंगे लेबर लॉ में, मेरे को पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। और एक और कंसेप्ट है वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप में जब कंपनी खत्म होती है ना, तो एक वाटरफॉल होता है कि पहले पैसा इनको मिलेगा, पता है, वहां पे सबसे ऊपर एम्प्लॉय का पैसा दिया जाता है। मतलब खुद का कॉस्ट निकाल लो पहले, मतलब जो लिक्विडेशन कर रहा है अपना खुद का कॉस्ट निकाल लो, उसके बाद क्या करो, 24 मंथ जो प्रीवियस क्या हुआ, हाँ वो पढ़ेंगे वाइंडिंग अप में, तो उनको खुद का पैसा दिया जाता है वहां पे। तो ये यही कंसेप्ट है, ठीक है। तो रिजर्व बना के रखती है, नहीं पैसा दिया तो वाइंडिंग कर दो कंपनी को। कंपनी को सबसे पहले पैसा किसको देना है, अपने एम्प्लॉयज को देना है। चलो लिस्टेड कंपनी बताना क्या होता है, सिंपल सी वर्ड बोल दिया जिसने क्या किया है, लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया में दो मार्केट है लिस्टेड करने, कहाँ, एक BSE और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। चलो बेसिक तो क्लियर अच्छे से। अब मेरे को बताओ, मैंने एक स्टार्ट बताया था आपको सिन नंबर, उससे भी इंपॉर्टेंट कुछ MCQ आते हैं। अब बताओ सिन नंबर कितने डिजिट के होते हैं, आपने खोला था अपने MC वेबसाइट पे, उसमें सिन नंबर आ रहा था। सिन नंबर पता करने आता है किसमें क्या, किसको क्या बोलते हैं, चलो वो जान लेता हूँ, इंपॉर्टेंट है, वही समझ लो। GST लेते हो ना तो GST नंबर आता है, कंपनी इंकॉर्पोरेट करते हो तो कंपनी का सिन नंबर आता है। अब सिन नंबर सुनो क्या क्या होता है। सिन नंबर होता है 21 डिजिट का। आपको याद रखना, पहला ये जो कंपनी का ये दिखेगा ना, L और UL, इससे समझना कंपनी क्या है, लिस्टेड है। ये L क्या डिनोट करता है, तो कभी भी सिन नंबर खोल के चेक करना। देखो ये सब है ना, बहुत प्रैक्टिकल काम आने वाला है। आपसे पूछेगा भाई इस कंपनी बताओ लिस्टेड है कि नहीं है, मतलब वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही, उसके मार्केट में ओपन शेयर परचेस हो रही कि नहीं हो रहे शेयर्स। तो पहला वर्ड क्या डिनोट करता है, लिस्टेड या अनलिस्टेड, ठीक है। उसके बाद मान लो कि ये वर्ड है, ये क्या डिनोट करता है, इंडस्ट्री कोड। सर मतलब कंपनी हेल्थ इंडस्ट्री में है, एक प्रॉपर इनका HSN भी आता है GST में, यहाँ पे हेल्थ कोड आता है, इंडस्ट्री कोड आता है। मतलब कंपनी रियल एस्टेट में है, कंपनी किस इंडस्ट्री में कंपनी ट्रेड करी, एग्रीकल्चर में है, हेल्थ इंडस्ट्री में है, फाइनेंस में है, किस में है। तो ये कोड डिनोट करता है हमारा 5 डिजिट का। हर इंडस्ट्री फिक्स कोड है वहाँ पे RCO वेबसाइट पे। आप पेटेंट भी लेने जाओगे ना तो उसका भी फिक्स कोड होता है, बट हाँ हर किसी का अलग अलग तरीका है। पेटेंट लेने जाओगे एजुकेशन के लिए, मान लो कोई जैसे मान लो कि मेरे को अपना टीचिंग का कुछ राइट पेटेंट करवाना है, तो वहाँ पे 0421 है, तो हर किसी का अपना अपना दिया हुआ है। HSN GST में जाना है तो वहाँ पे 099 से स्टार्ट होता है सर्विस का, तो इसका भी 18652 ऐसे करके सब बना हुआ है, लिस्ट बना हुआ है। तो अपना इंडस्ट्री चूज करना कि हाँ रेरा में, रियल एस्टेट में जा रहे हो, फाइनेंस में जा रहे हो, किस में जा रहे हो, तो वो आपसे मांगेगा कि अपने इंडस्ट्री चूज करिए, आपको एक 5 नंबर का कोड मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। अब सुनो, फिर नेक्स्ट डेटा आता है, मान लो DL समझ लो, MS समझ लो, ये क्या होता है, स्टेट, कि कंपनी किस स्टेट में है, कंपनी किस स्टेट में क्या हुई है, रजिस्टर्ड हुई है, ठीक है। स्टार्टिंग फर्स्ट डिजिट लिस्टेड अनलिस्टेड बताता है, फिर बाद के 5 डिजिट क्या बताता है, इंडस्ट्री कोड, फिर बीच के 2 डिजिट क्या बताता है उसके, MH DL ऐसे करके BI, तो ये बताता है स्टेट कोड, ठीक है। फिर बताता है बीच का ये 4 नंबर होता है ना, ये मान लो जो भी है, ये बताता है ईयर ऑफ, मान लो 90 80 समझ लो, ईयर ऑफ कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई है, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद PLC PBT बताता है क्या है, पब्लिक लिमिटेड है या प्राइवेट कंपनी है। और लास्ट का एक आता है रजिस्टर नंबर, मतलब यूनिक कोड, ये 056325 लिख लो, और 6 डिजिट का आता है, ये आता है यूनिक कोड। तो देखो सिन नंबर जाने का आइडिया रखना, MC वेबसाइट पे जाना, एक बार चेक करना कि आपको आइडिया होना चाहिए कि MC वेबसाइट सिन नंबर दिखना चाहिए। GST नंबर के कभी कोई क्वेश्चन आते हैं कि बीच का 10 डिजिट कौन सा होता है,
ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ देते हैं। तो ज़्यादा इसमें हाई फाई पूछेगा नहीं, वो आपसे पूछ देगा, ये पूछ देगा, ज़्यादा चांसेस है, ये पूछ देगा, या आपको कुछ केस सिनेरियो टाइप पर दे देगा, बताएगा इसमें बताइए कौन सा स्टेट कोड है, कौन क्या कोड है। तो एक नॉलेज के समझ जाओ। एल मतलब लिस्टेड कंपनी, बीच का इंडस्ट्री कोड, ये स्टेट कोड, ये ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये पब्लिक प्राइवेट क्या है वो बताता है, और ये है यूनिक नंबर। ये आपको एक यूनिक नंबर मिलेगा आपके आइडेंटिटी के लिए, आपके यूनिक नंबर, जैसे आपको बच्चों में रोल नंबर मिलता था स्कूल में, तो ये आपका यूनिक नंबर देता है कि कंपनी को कि आपकी क्या आइडेंटिटी है। ठीक है, चलो अब सबसे लास्ट डेफिनेशन करते हैं चैप्टर का। 2 डेफिनेशन लास्ट बचे हैं, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन आते हैं। ये हमारा प्रीलिमिनरी खत्म हो गया। आप फर्स्ट चैप्टर खोलना, सारे क्वेश्चंस मैंने कवर करवाए थे अभी पढ़ाते पढ़ाते ही, एग्जांपल्स के साथ, क्वेश्चन के साथ। ये लास्ट डेफिनेशन याद रखना, स्मॉल कंपनी, ये भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अब बताओ स्मॉल कंपनी क्या होता है, ये तो बता ही दोगे, बताओ। 2 करोड़ से क्या टर्नओवर, और कुछ बताओ, ये पढ़े स्मॉल कंपनी क्या या चलो कोई नहीं, हटाओ, अब जो भी है हटाओ। मैंने अपने फर्स्ट क्लास में क्या बताया था, मैं यहीं पे फंसा था एग्जाम में, 284 285 क्लॉज में, ठीक है, ठीक है, 284 ये 285 होता था, एग्जाम में आया था स्मॉल कंपनी। अब मैं कंफ्यूज था कि 2 सब क्लॉज 84 है, क्लॉज 84 है या क्लॉज 85 है, तो मैंने बता दिया ये क्या चलता है, पूरा डिक्शनरी टर्म में चलता है। मतलब ये क्या होगा, मान लो मैंने 2 चीज फंसा कि शेयर कैपिटल है या स्मॉल कंपनी है, तो SH और SM, मतलब ये पहले आया तो ये क्या होगा 284, और SM बाद में आया, ये क्या होगा 285। कभी ऐसा समझो तो ये समझना है डिक्शनरी टर्म में बना रखा है। अब लॉ में नई कंपनी 2013 में बहुत अच्छा ड्राफ्ट किया सबको। पहले क्या था, सेक्शन इधर उधर फेंक रखे थे, अब क्या किया, सबको प्रॉपर्ली वे में ड्राफ्ट किया। तो ये पढ़ने का टेक्निक होता है। अब देखो स्मॉल कंपनी क्या होता है, सबसे पहले पता करना ये क्या होता है, प्राइवेट कंपनी। मतलब कोई पब्लिक कंपनी एज अ स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। मतलब कोई पब्लिक कंपनी बोले कि मैं एज अ स्मॉल कंपनी बन रहा हूं, तो नहीं भाई, पब्लिक सब्सक्रिप्शन जा रहे हो तो मैं स्मॉल कंपनी हो ही नहीं। मतलब तुम एज अ लार्ज पब्लिक को डिनोट करे, इसमें 200 से ऊपर ज्यादा मेंबर्स होंगे, वो कभी स्मॉल कंपनी बन ही नहीं सकती है। अब इंपॉर्टेंट सुनो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आया अमेंडमेंट। अब जहाँ पे आया अमेंडमेंट, वहां समझ लो ICAI 10 नंबर का पूछता ही पूछता है, 10 से 15 नंबर का। तो आप IPCC में आए हो, फाइनल्स में जाओगे, याद रखना अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 से 15 नंबर का अमेंडमेंट आपको क्लास में एग्जाम में आपको देखने को मिलता ही मिलता है, चाहे MCQ वे में हो या क्लास एग्जाम वे में हो। चलो पहले क्या बोला, स्मॉल कंपनी क्या हो, एक प्राइवेट कंपनी हो। पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी बन सकती है, नहीं बन सकती, क्योंकि बार पब्लिक यार एट ए लार्ज जा रही है। मतलब वहां पे बोला गया है मैक्सिमम कितने नंबर भी होंगे। मान लो कल के 1200 लोग पब्लिक मिल जाए तो कंपनी, सोचो ना, बोलने के तो स्मॉल है, अब 1200 लोग मिले हुए उसके अंदर, तो इसलिए बोला कि प्राइवेट कंपनी को लिमिटेड रखा गया कि हाँ स्मॉल कंपनी एज अ प्राइवेट कंपनी बनेगी, एज अ पब्लिक कंपनी इंकॉर्पोरेट नहीं होगी। तो एक MCQ भी याद रखना। चलो अब यहाँ पे डेफिनेशन में चेंज आया, सुनो। ओल्ड पहले क्या था, पहले था पेड अप शेयर कैपिटल, कितना था 50 लाख या उससे कम। मतलब कोई कंपनी पेड अप शेयर क्या होगा, उसके 50 लाख उससे कम। प्लस यहां भी गेम था प्लस माइनस का, मैं बोला 5 नंबर में यही गवाया था, प्लस यहां पे गेम था। मतलब अगर किसी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख या उससे कम है, प्लस टर्नओवर 2 करोड़ या उससे कम है, तो ये कंपनी क्या कहलाती है, स्मॉल कंपनी। ये क्या था ओल्ड में। तो ये इसको निर्मला सीतारमण जी ने इसको अमेंड किया, अमेंड करके क्या कर दिया, सुनो। अब बताओ न्यू में पेड अप शेयर कितनी कर दी, क्योंकि बोला गया ये तो लिमिट सब कर लेते हैं, ठीक है। तो लिमिट में न्यू में वो क्या बोल दिया, 2 करोड़ या उससे कम। याद रखना ये बार बार याद रखना, आप सिंबल बना लो, जो बना लो, याद करने की टेक्निक है। 2 करोड़ या उससे कम, प्लस मतलब दोनों साथ में होनी चाहिए। मतलब सुनो, अगर किसी, पहले ये सुन लो, 2 करोड़ से कम या टर्नओवर से कम, मैंने क्या बोला हूं, प्लस। मतलब सुनो 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 सुनो, ये कंपनी है, इसकी पेड अप शेयर कैपिटल मान लो, क्यों, टर्नओवर ज्यादा हो गया, तो याद रखना ये प्लस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड और का गेम, पूरा लॉ में एंड और का ही गेम है, तो एंड और समझना सीख गया ना, यहाँ पे प्लस माइनस रिटेन करना सीख जाओगे ना, लॉ आराम से क्लियर हो जाएगा। तो याद रखना ये क्वेश्चन एग्जाम में, अभी एक क्वेश्चन और करेंगे हम अपने स्टडी मैट का, वो 2 ही क्वेश्चन प्रीलिमिनरी में दिए हुए हैं, और बीच में एग्जांपल्स अच्छे खासे दिए हुए हैं। एग्जांपल्स तो मैंने करवाई दिए प्रीलिमिनरी का, मैंने एक क्वेश्चन टेस्ट नॉलेज का एक क्वेश्चन कर लिया, एक क्वेश्चन अभी कर लेंगे बुक का, जिससे कॉन्फिडेंस आता है। चलो और सुनो, पहले क्या था लॉ में, 50 लाख प्लस 2 करोड़ रुपया टर्नओवर। टर्नओवर किस,
फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में तुम टर्नओवर चेक करते नहीं, ड्यूरिंग द ईयर नहीं, लास्ट के फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में। अब सुनो, न्यू में क्या हो गया फिर से बताओ, न्यू में पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर 20 करोड़ या उससे कम। देखो ये सब बोलना सीखना पड़ेगा, हम लोग याद रखते हैं 2 करोड़ या 2 करोड़ क्या कम है कि नहीं। मान लो एग्जाम में आ गया 1.99 या मान लो 2 करोड़ ही आ गया, तो ये बोलना सीखो 2 करोड़ या उससे कम पेड अप शेयर कैपिटल है, टर्नओवर 20 करोड़ या उससे कम। दोनों क्या होना चाहिए, साथ में कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। कोई एक भी हो गई तो भाई ये नहीं चलेगा, दोनों को साथ में कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। और सुनो एग्जांपल ये याद रखना कि हाँ पेड अप शेयर कैपिटल कंपनी की 1.5 करोड़ है, टर्नओवर की 21 करोड़, क्या ये स्मॉल कंपनी हुई? नहीं हुई। चलो एक और देखते हैं, कंसेप्ट चेक करते हैं। पेड अप शेयर कैपिटल की 1.9 करोड़ है, टर्नओवर उसकी 20 करोड़ है। कैसे? क्योंकि ये 20 करोड़ या उससे कम, तो ये सब याद रखना बोलते हो, सॉरी ये इसे याद रखना 20 करोड़ या उससे कम। या मान लो यहाँ पे आपको दो दे दे 2 करोड़ है, अब बताइए हो जाएगी, क्योंकि 2 करोड़ भी है लिमिट में, ठीक है। तो 2 करोड़ से कम ये क्या होगी, स्मॉल कंपनी। अब देखो ये तो इसने लिमिट बाय डिफिनेशन दे दिया। एक चीज और सुन लो, लॉ में जहां लिमिट है ना वहां पे क्वेश्चन कभी ना कभी आना ही आना है, ठीक है। कभी ना जहां लिमिट दे दिया, जैसे कि यहाँ पे लिमिट दे दिया 2 करोड़ या 20 करोड़ का लिमिट दे दिया, तो क्वेश्चन ज्यादा चांसेस है लॉ में वहां पे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखो, अब इस स्मॉल कंपनी को यहां भी नहीं रोका, स्मॉल कंपनी को आगे बढ़ाया। क्या बढ़ाया सुनो, नॉट बीइंग होल्डिंग और सब्सिडरी। मतलब होल्डिंग भी नहीं होनी चाहिए और किसी की सब्सिडी भी नहीं होनी चाहिए। देखो एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं, ये मान लो एबीसी कंपनी है। कौन कंपनी है एबीसी? स्मॉल कंपनी बनना है तो उसको क्या होना चाहिए, मैं इसमें एबीसी लिमिटेड लगा दूं, क्यों? प्राइवेट, स्टार्टिंग बोला कि कोई भी स्मॉल कंपनी पब्लिक कंपनी नहीं बन सकती है, ठीक है। तो ये एबीसी क्या होगी, प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब सुनो, इसने क्या किया, इस कंपनी में 52% से शेयर होल्डिंग लिया है। मान लो ये कंपनी PQR प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, क्या ऐसा कर सकता है? और ये बोल रहा है खुद को कि ये स्मॉल कंपनी है, क्या हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं साफ लॉ में बोल रखा है। देखो लॉ की बातों को हम इग्नोर नहीं कर सकते, मजाक नहीं कर रहा, ये लॉ प्रोवाइडेड डाल के ये सब बोल रहा है कि ये नॉट बीइंग होल्डिंग। यहाँ पे क्या बन गई कंपनी, होल्डिंग बन गई। तो लॉ ने इसको सब्सिडी नहीं बोला है, होल्डिंग भी नहीं बनना है भाई तुम्हें, मतलब तुम्हें स्मॉल और लिमिटेड चीज करो ना, तुम होल्डिंग बनो किसी कंपनी की, ना तुम किसी कंपनी की सब्सिडी बनो। मान लो अब ये नहीं होता, इस कंपनी ने इस कंपनी के 52% शेयर होल्डिंग कर लिए होते हैं, तो अब ये क्या बन गई, तो क्या ये स्मॉल कंपनी बनेगी? तो ये दिमाग में याद रखना, जहां जहां छोटी छोटी चीज है ना उसको ये सब पॉइंटर बना के आप हाईलाइटेड लो, उसको हाईलाइट कर दो कि आपको याद रहेगा दिमाग में, हाँ किसी की होल्डिंग या किसी की सब्सिडी दोनों क्या हो सकती है, स्मॉल कंपनी नहीं बनेगी। एक्सेप्शंस में डाल रखा है, इसको प्रोवाइडेड में डाल रखा है। चलो और देखो, नॉट बीइंग सेक्शन 8 कंपनी। अब सेक्शन 8 क्या होता है, कैसे पकड़ोगे कोई कंपनी सेक्शन 8 है नहीं है? कुछ नहीं, मतलब देखो हाँ प्राइवेट नहीं लिखा होगा ना, लिमिटेड नहीं लिखा होगा, सिंपल देखना कहीं रिलायंस फाउंडेशन, आबास फाउंडेशन, ये फाउंडेशन देखोगे ना तो वो क्या होती है, सेक्शन 8 कंपनी होती है। मैं 18 में इस पर क्वेश्चन है, क्या सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड देती है? क्योंकि मेन मुद्दा क्या है इसका, मेन मुद्दा प्रॉफिट कमाने का है ही नहीं। अब जिस कंपनी का प्रॉफिट होगा ही नहीं स्टार्टिंग से ही, वो कंपनी डिविडेंड देगी? नहीं देगी, ठीक है। तो सेक्शन 8 कंपनी का क्या होता है, डिविडेंड देने का कुछ ऑब्लिगेशन नहीं होता, ठीक है। अब सुनो, पूरा देख लिया हमने, स्मॉल कंपनी फिर से रिवाइज करो। देखो रिवाइज लॉ में रिवाइज मैंडेट, अगर नहीं करोगे नींद आएगा, सो जाओगे, फिर बाद में कंसेप्ट पीछे चलेगा। स्मॉल कंपनी क्या होता है बताओ, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल उससे कम, स्मॉल कंपनी, ज्यादा मत लिखना, कम, प्लस टर्नओवर, ठीक है, दोनों साथ में प्लस चल रहा है, टर्नओवर और पेड अप शेयर कैपिटल प्लस है, और नहीं है, मतलब कोई एक भी कंडीशन, ये नहीं, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए बीइंग अ स्मॉल कंपनी, ठीक है। स्मॉल कंपनी क्या नहीं हो सकती, किसी कंपनी की नहीं हो सकती। स्मॉल कंपनी क्या सेक्शन 8 कंपनी हो सकती है? नहीं हो सकती, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, देखो स्टडी में क्वेश्चन करोगे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलो देखो लॉ में ना जो चीज क्वेश्चन लिखा रहेगा ना, क्वेश्चन बहुत सी बातें खुद बता देगा। देखो इसमें स्टार्टिंग क्या बता दिया, MNP प्राइवेट लिमिटेड, इसने खुद बोल दिया ना यहाँ पे कि ये क्या है। अगर यहाँ पे लिख देता है MNT लिमिटेड तो हम स्टार्टिंग में 70 को जाते हैं यार। स्मॉल कंपनी के क्वेश्चन देखो अंदर आके, अभी तो पता है कि स्मॉल कंपनी क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बट हमने स्टार्टिंग में ये प्राइवेट लिमिटेड हटा के सिर्फ लिमिटेड लिखता तो हमारे दिमाग पहला आता है यार स्मॉल कंपनी कब से लिमिटेड लगाने लगी, ठीक है। तो स्मॉल कंपनी स्टार्टिंग से क्या होती है, प्राइवेट कंपनी होती है। तो इसको हटाओ, इसको हटाओ, स्मॉल MNP प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी
रजिस्टर्ड अंडर दी कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, ये सब हटाओ, चलो ज्ञान की बातें बाद में। उसका पेड अप शेयर कैपिटल 1.5 करोड़ है, ठीक है, और उसका टर्नओवर 25 करोड़ है। अब मैं बताऊँ एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्मॉल कंपनी, वेदर द एमएनपी प्राइवेट लिमिटेड कैन अवेल द स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी, पहला पूछा है, क्यों? देखो तो ये देखो लॉ लिखने का ड्राफ्ट समझना, सबसे पहले वो क्या लिखना है, प्रोविजन लिखना है। मतलब यहाँ पे सबसे एक बताता हूँ कैसे करना है लॉ में। मान लो ये प्रोविजन आया, ठीक है, अब आपको याद नहीं आएगा तो एज पर ये लिख क्या होगा, एज पर रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये वो अगर याद आ गया तो मेरे को जैसे एक सेम क्वेश्चन आया था, झूठ की बोलूँ यही सेम क्वेश्चन आया था, मई 2018 क्वेश्चन ही टेस्ट में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, सेम क्वेश्चन आया, मेरे को याद ही नहीं आया, एज पर सेक्शन 285 या 284, मैंने लिख दिया 284, बंदे ने पूरा नंबर काट दिया, मैंने आगे चेक भी नहीं किया, और एंड और में कंफ्यूज हो गया था मैं, यहाँ पे एंड या और है, तो खुद के कंफ्यूजन में आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या लिखना है, प्रोविजन। प्रोविजन में सारी ज्ञान दे देना जो आप दे सकते हो, बंदा चेक करने वाला आपका प्रोविजन ज्यादा चेक करेगा, तो प्रोविजन कम से कम आपका हाफ पेज या एक पेज का अच्छा खासा होना चाहिए। आप कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन लिमिटेड रखना 2 लाइंस का। अब बहुत लोग क्या करते हैं, कंक्लूजन को लिख देते हैं लंबा, तो आपको लॉ तो लिखने आ ही गया होगा अच्छे से। पहले क्या लिखाता है, प्रोविजन, उसके बाद ठीक है Q&A बोलो, उसको फैक्ट एनालिसिस बोलो, मतलब उस क्वेश्चन को उठा के। अब बता बहुत सारे सीनियर है, बताऊंगा नहीं, 42 एज के अभी सीए कर रहे हैं, डिमोटिवेट हो रहा है, 42 एज के सीए कर रहे हैं, हमारी फॉर्म में ही है। अब उनको ना अभी तक समझ नहीं आया कि लॉ लिखा कैसे जाता है। वो प्रोविजन को 3 पेज कर दिए और एनालिसिस क्वेश्चन फैक्ट को उन्होंने 3 लाइन में खत्म किया, कंक्लूजन 1 लाइन खत्म किया, और उनको नंबर मिला 5 में 2 नंबर। ऐसा क्वेश्चन पेपर में है। तो प्रोविजन देखो, लॉ मांगता है हमसे प्रॉपर वे मांगता है लिखने का तरीका। तो मैं ये नहीं बोलता हूँ आप लॉ का पेपर उठाओ और पूरा क्वेश्चन करने लग जाओ बैठ के, ये क्वेश्चन बैंक बना रहे हो, ये बैंक बना रहे हो बैठ के, नहीं, लिमिटेड बनाओ, कुछ क्वेश्चन अच्छे अच्छे उठाओ जिसमें रिटर्न की लिखने की प्रैक्टिस हो जाए हमारे पास। तो पहले क्या लिखते हैं हम, प्रोविजन लिखेंगे। प्रोविजन मतलब क्या लिखेंगे, 285 में सारी ज्ञान की बातें बताएंगे उसको कि स्मॉल कंपनी क्या होता है, जिस नॉट अ पब्लिक कंपनी, मतलब सिंपल एक प्राइवेट कंपनी होता है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ और लेस है, और प्लस टर्नओवर, एंड टर्नओवर प्लस नहीं लिखना, एंड टर्नओवर क्या है उसका 20 करोड़ या उससे कम है। स्मॉल कंपनी क्या नहीं हो सकता है, सब्सिडरी होल्डिंग नहीं हो सकता, सेक्शन 8 कंपनी नहीं हो सकता। ये सारी प्रोविजन की बातें बताएंगे उनको यहाँ पे। फिर क्या करेंगे हम, एनालिसिस एंड फैक्ट बताएंगे, मतलब क्वेश्चन उठाएंगे और क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे। मतलब यहाँ पे लिखेंगे क्या, एमएनपी प्राइवेट लिमिटेड क्या है, एक कंपनी रजिस्टर्ड हुई है कंपनी एक्ट में ऐसे ऐसे ऐसे, इसका पेड अप शेयर कैपिटल क्या है 1.5 करोड़ और टर्नओवर क्या है इसका 25 करोड़। तो फॉर बीइंग अ स्मॉल कंपनी हमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना होता है। तो यहाँ पे एक ही कंडीशन सेटिस्फाई, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हुई, ये वाली हुई नहीं हुई, तो ये स्मॉल कंपनी नहीं है, सिंपल बात। और लास्ट में क्या करना है, कंक्लूजन लिख के आ जाना कि हाँ ऐसे ऐसे एज पर अवर प्रोविजन एंड कंक्लूजन दिस कंपनी इज नॉट अ स्मॉल कंपनी, बात खत्म। 5 नंबर में आपका देखो बंदा 1 नंबर काटेगा आपका, आपको 1 नंबर पूरा 5 में 5 आप सोचोगे लॉ में मिल जाए तो बहुत रेयर चांसेस है कि लॉ में 5 में 5 दे दें। वो अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए आपको 1 नंबर काट के 4 नंबर देगा ही देगा। तो 1 नंबर आप समझ लेना कि कटने ही वाला, लॉ में 80 85 90 तक आए हुए हैं, लेकिन 1 नंबर कटेगा ही कटेगा लॉ में आपका, डरा नहीं रहा, बता रहा हूँ, ठीक है। अब बोल दिया व्हाट विल बी आंसर इफ द टर्नओवर द कंपनी इज 15 करोड़, हो जाएगी। तो याद रखना ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम के क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपका आईपीसी में इतना हाईफाई नहीं पूछेगा ये क्या या नहीं क्या, बेसिक समझ आ गया, क्लियर कर गया, थोड़ा लिखने के प्रैक्टिस कर लो, मैच कर लो, ऐसे ऐसे है। तो आपसे ए बी करके पूछेगा कि ऐसे एमएनपी प्राइवेट लिमिटेड है, उसने अवेल किया, स्टेटस कंपनी कर सकता है नहीं कर सकता है, तो आप बोलोगे नहीं कर सकता है। फिर बी में बोल दिया कि क्या होगा अगर इसका टर्नओवर ऊपर चल जाए या मान लो पेड अप शेयर नीचे चला जाए। तो याद रखना एंड और का चक्कर याद रखना, एक ड्राफ्टिंग कर लेना क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन ही प्रीलिमिनरी सेक्शन चैप्टर में दिए हुए थे, दोनों क्वेश्चन अच्छे से करवा दिए। एक बार खुद से ट्राई करना, खुद से ट्राई करके मेरे को दिखाना होगा, दिखा देना, खुद से ट्राई करना बहुत अच्छा होगा। एक बार खुद से बनाओगे ना, सजेस्टेड देखोगे, ये देखो खुद से बनाओगे तो एक क्लियर समझ आएगा लॉ लिखा कैसे आता है, प्रोविजन, एनालिसिस, फैक्ट, कंक्लूजन। और कंक्लूजन ज्यादा नहीं, 2 से 3 लाइन का, ज्यादा कंक्लूजन करोगे लिखने वाला नंबर काट देगा। तो कंक्लूजन 2 से 3 लाइन का लिमिटेड करके रखना। चलो लास्ट डेफिनेशन इस चैप्टर का। मेरे को ये बताओ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड गारंटी क्या होता है? हाँ ये मेरे को पूछना था यार, मैंने तो पूछा ही नहीं। गारंटी मतलब कब ये आता ऑब्लिगेशन? चलो पता है, मतलब कंपनी क्या होते हैं, लिमिटेड बाय, ठीक है, लिमिटेड बाय, ठीक है। आपने कभी ध्यान दिया होगा ना अनलिमिटेड,
इसका क्लॉज अगर ध्यान दोगे ना तो 2 सेक्शन 22-23 आएगा, ठीक है। इसका 223-24 ये आता है 292। तो आपने क्यों ध्यान नहीं दिया ये कि देखो मैंने क्या बोला डिक्शनरी टर्म में ये मतलब एल एल और ये क्या है, इसलिए 292 पे आता है। तो इसको डिक्शनरी टर्म में कर दिया गया नया कंपनीज एक्ट में। तो लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है, मतलब मेंबर्स की लायबिलिटी मान लो कंपनी ने 10 रुपया निकाला, मेंबर ने 8 रुपीज पे किया, तो 2 और पे करेगा। ये सब लायबिलिटी कब आती है, जब कंपनी वाइंडिंग बंद होने जा रही है। तो कंपनी का क्या होता है, कंपनी खत्म होने जा रही है, मेंबर ने वादा किया था कि हाँ कंपनी जब खत्म होगी या मान लो खत्म हो रही है, नहीं दिया हमने पे, तो हम ये 2 रुपया देकर अपना कंपनी निकल जाएंगे। तो हम ये नहीं बोल सकते मेंबर एक काम करो तुम 1 रुपया और दे दो, नहीं। मेंबर ने बोला स्टार्टिंग में 8 रुपया हमने दिया है, 2 रुपये और देंगे, कंपनी बंद हो रही है ना, हम 2 रुपये और कंट्रीब्यूट करेंगे एक्स्ट्रा। हम उसे ये नहीं बोल सकते कि तुम 1 रुपया और दो इस कंपनी में एज अ शेयर वैल्यू, मान लो 1 लाख है इंटू 1 10 लाख रुपया नहीं दो। अब गारंटी क्या होता है, गारंटी ये होता है कि मान लो कंपनी अभी इंकॉर्पोरेट हो रही है, ये अमिताभ बच्चन आया, ये अक्षय कुमार आया, इसने बोला कंपनी जब बंद होगी ना तो हमको 5 करोड़ देंगे, ये बोला हम 10 करोड़ देंगे। तो ड्यूरिंग द कंपनी का टेन्योर में ना ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये बस बैठे पड़े हैं। कंपनी बंद हो रही है, इनसे बोलेंगे 10 करोड़ तो भाई तुमने गारंटी दिया था इनको, तो याद है ना कब हो रही है, बंद हो रही है कंपनी। जब ड्यूरिंग द पीरियड हम नहीं बोल सकते भाई ये करो वो करो, कंपनी बंद हो रही है। तो अभी बताओ 2 क्वेश्चन आता है, लायबिलिटी ऑफ मेंबर और लायबिलिटी ऑफ कंपनी। तो याद रखना लायबिलिटी ऑफ मेंबर तो यहाँ पे लिमिटेड है, कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती है, कंपनी को देना पड़ता है। 2 चीज होता है, एक मेंबर की लायबिलिटी और एक कंपनी की लायबिलिटी। एमसीक्यू में घुमाएगा आपको, क्या कंपनी की लायबिलिटी ऐसे ऐसे लिमिटेड हो सकती है, नहीं, कंपनी को तो पूरा चुकाना ही पड़ेगा जिससे से पैसा लिया है। तो वाइंडिंग कब होता है कंपनी का, कोई आइडिया है, जस्ट पूछ रहा हूँ, वाइंडिंग कब होता है कंपनी का। चलो बताओ, एक्यूमुलेटेड लॉस को तो सुधारा जा सकता है, और बताओ। देखो हमने तो ये पढ़, देखो क्या बोला, कुछ बेस होना चाहिए। हमने क्या बोला कि वाइंडिंग अप होगी तो कंपनी को लायबिलिटी बाय मेंबर होगा, लायबिलिटी बाय ये होगा। वाइंडिंग अप कब होगा, तो लॉ में लिख दिया वाइंडिंग अप भी, आपको तो पता होना चाहिए वाइंडिंग अप कब होता है कंपनी का। बोल लो भाई, जिसको आंसर देना दो, देखो आंसर देते रहो। क्या हुआ, चलो ठीक है, एक एनसीएलटी ऑर्डर देता है वो जब पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ गलत करते हैं ना, मतलब सिंपल सी बात है, हम ड्रग्स का बिजनेस बाहर चल गया, कंपनी बना लिया हमने, ड्रग्स का बिजनेस करने लगा, और वाह सोचेगा एनसीएलटी वाह क्या काम कर रहे हो भाई, बेचो बेचो ड्रग्स बेचो। तो ये भी ऑर्डर आ सकता है, एनसीएलटी भी कर सकता है। और बताओ, ठीक है, तो स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। चलो और सही है, और बताओ कुछ और आइडिया। मेन मुद्दा क्या है कंपनी वाइंडिंग का, पता है, एक सिंपल से एक मुद्दा था। अभी एक नया लॉ आया था, आप सुना होगा किसी ने, आईबीसी 2016, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016। कोड और लॉ में क्या अंतर होता है, देखो बस नॉलेज बताओ, देखो इतना एग्जाम पर्पस नहीं लगना चाहिए, कोड और लॉ में अंतर क्या होता है, क्या नहीं होता है ना, नहीं पता। देखो कोड, देखो लॉ जस्ट लाइक आप एक बकेट में ना बहुत सारे फ्रूट्स डाल दिए तो वो बकेट कोड हो गया, मतलब सिंपल सी बात है। कोड क्या होता है, इसमें बहुत सारे लॉ बन जाते हैं, लॉ जहां पे डाल के कोड में, देखो सिंपल यहां समझाता हूं, कोड क्या होता है, इसके अंदर मान लो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डाल दिया, कंपनीज एक्ट डाल दिया, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डाल दिया, तो ये कोड बन गया पूरा, मतलब जहां पे बंचेस ऑफ लॉ हो, ठीक है। और लॉ क्या होता है, सिंपल कोई पार्लियामेंट द्वारा पास किया लॉ, तो कोड में ये होता है। आईबीसी 2016 है ना, वो कोड है, उसके अंदर बहुत सारे लॉ बने हुए हैं। आईबीसी भी, उसके अंदर इंडियन कंपनीज एक्ट भी काम करता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी काम करता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी काम करता है। तो कोड लॉ में अंतर समझना, जहां पे कोड लिखा रहा है मतलब उसके अंदर बहुत सारे क्या है, लॉ है। हाँ, अब मैं क्वेश्चन से भटक गया, आप बता रहे थे वाइंडिंग अप कब होती है यार, सबने पढ़ा हो, कुछ तो आइडिया दे दो, वाइंडिंग अप सोचो कब होती है। देखो आईबीसी आने के बाद क्या हुआ ना, सुनो, कंपनी, देखो कंपनी है, कंपनी ने क्या किया, अभी बैंक प्रैक्टिस बता रहा हूँ, बैंक बहुत सारे हैं ना, आप आईबीसी की वेबसाइट जाना, बहुत सारे अभी जो हाल में बैंक के साथ फ्रॉड हुआ है सब आईबीसी में जा चुके हैं। मतलब मान लो कि यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक है, ठीक है, या मान लो किंगफिशर है, यहाँ पे एग्जांपल ले लो, ठीक है। इसने क्या किया, इससे लोन लिया, 100 करोड़ का लोन लिया, और ये 100 करोड़ का लोन ना डिफॉल्ट हो गया। अब ये कहाँ रोएगी, पहले बहुत लंबा प्रोसेस था, वाइंडिंग अप का प्रोसेस बहुत लंबा था, ऑर्डर पास होगा, ये होगा वो होगा। अब सिंपल बोल दिया आईबीसी आने के बाद, और आईबीसी एक जस्ट लाइक वाइंडिंग अप ही है कि एक काम करो, जिसका डिफॉल्ट हुआ है ना, जिसका डिफॉल्ट हुआ है, तुम ट्राइब्यूनल पास चले जाओ और एक एप्लीकेशन डाल दो, हम इस कंपनी को इसकी लंका लगाने वाले हैं, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे लंका लगाने से क्या होगा, देखो यहाँ पे पहुंचे हम, कंपनी से पूछे भाई किंगफिशर तुमने किसी पीएनबी का 100 करोड़ का लोन लिया था जिसने तुमने डिफॉल्ट किया है, मतलब चुकाया भी नहीं है उस पीएनबी का। बोलेगा हाँ सर, तो दो पैसा, बोलेगा नहीं है हमारे पास पैसा। तो हम क्या बोलते हैं, एक बहुत अभी ना सीए के लिए बहुत अच्छा ये भी ओपन हुआ है कि यहाँ पे ना एक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तुम जैसे सीए फाइनल क्लियर करोगे ना, तुम इसका एग्जाम देके, और बहुत अच्छा इसमें पैसा है, सच बताऊं बहुत अच्छा पैसा है, बहुत सारे लोग मेरे फ्रेंड्स इसमें घुसने वाले, इंटर करने वाले हैं। तो मतलब
यहाँ पे क्या होता है, कंपनी से पूछा जाता है किंगफिशर क्या तुमने डिफॉल्ट किया है, किंगफिशर बोलता है हाँ हमने डिफॉल्ट किया है, पैसा चुकाओगे, बोलता है कि देख लो सर, तो मतलब देख लो मतलब क्या हुआ। तो ये ट्राइब्यूनल है ना एक प्रोफेशनल अपॉइंट करता है, और हम सीए ही होते हैं, हम सीए एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं और ये प्रोफेशनल हमें ही अपॉइंट करते हैं। हम उस कंपनी को क्या करते हैं, अब ये कंपनी बोलती है किंगफिशर हमसे नहीं चलेगा भाई, ये प्रोफेशनल यहाँ पे आएगा, सीए मान लो आएगा, एक टीम बनाएगा और ये सीए इस कंपनी को चलाने की कोशिश करेगा। जब नहीं चल पाती है ना कंपनी, तब होता है खत्म करो इसको, तब क्या हो जाता है कंपनी वाइंडिंग होता है। तो एक अच्छा प्रोसेस बनाया है कि पहले ही कंपनी को खत्म मत करो, कंपनी को चला के देखो, अगर कंपनी चल पा रही है तो ठीक है, नहीं चल पा रही है तो उसको भाई क्यों रखना, जब पैसा नहीं चुका रही है कंपनी खत्म होने मतलब क्या, उसके एसेट बेचो, लाइबिलिटी दिया हुआ है पहले शेयर, उसको पैसा दो, उसको पैसा दो, उसको पैसा दो, क्लियर करो अपने एसेट्स को। नहीं चल पा रही है कंपनी, क्यों फायदा। तो हाँ हाँ 180 डेज का टाइम होता है, बोलते हो ना 180 डेज में एक प्रॉपर रिजोल्यूशन प्लान बनता है। जो हम सीए यहाँ पे आते हैं ना, यहाँ पे हमारा रोल बहुत अच्छा एंटर होगा। अभी टोटल ऑन टाइम 936 या 990 आईबीसी चल रहा है, ठीक है, जिसमें से बहुत सारे शॉर्ट आउट हो चुके हैं, बहुत सारे ऑनगोइंग चल रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इधर उधर चल रहे हैं। तो बहुत सारे अब यहाँ पे प्रोफेशनल अपॉइंट हो रहे हैं, हम इसका एग्जाम देके एज अ प्रोफेशनल यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। जैसे अंकित वर्ष शर्मा भी आईएफपी का एग्जाम दिए थे, ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे प्रोफेशनल बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आया यहाँ पे। तो मतलब हम यहाँ पे अपॉइंट होंगे और इस कंपनी क्या करेंगे, चलाएंगे। नहीं चला पाए तो मार देंगे लास्ट में आके कंपनी को। कंपनी बोल रही है कि भाई ये कंपनी इसी हालत में आ चुकी है, जो कंपनी का 100 करोड़ का लोन भी नहीं चुका पा रही है, कंपनी को खत्म करेंगे, क्यों कंपनी को जबरदस्ती बना के रखें भाई कंपनी को। तो ये एक वाइंडिंग का प्रोसेस आता है। तो कंपनी की भटक गया हमने टॉपिक से। लिमिटेड बाय शेयर्स, मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, बट कंपनी की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड है। पैसा लिया है तो भाई तुम्हारे एसेट्स बेच के तुम पूरा पैसा चुकाएंगे हम तुमसे, ठीक है। चलो लास्ट टॉपिक करते हैं, बड़ा क्लास नहीं करेंगे आज। पहला लेक्चर, ये पहला चैप्टर ही खत्म हुआ है, जाकर चेक कर लेना, शायद कुछ भी छूट गया हो तो मेरे को बताना, मेरे को लगता है कुछ नहीं छूटा है, सारे डेफिनेशन विद एग्जांपल्स मैंने कवर किए हैं। लास्ट पढ़ लेते हैं, एसोसिएट कंपनी। देखो एसोसिएट कंपनी क्या होता है, सब पता है यार तुम्हें सही बात है, 20 सही बात है यार, बहुत बढ़िया है, ठीक है। 20% क्या है, 20% क्या है इसका, सिग्निफिकेंट, चल क्यों नहीं रहा है, चलो यार थोड़ा इशू आ रहा है इसमें, पता नहीं आ रहा है ना, ठीक है। 20% क्या है इसका। अब किसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, सुनो, दूसरे कंपनी का, मतलब ये कंपनी का, इस कंपनी में अगर 20% भी क्या हो जाए वोटिंग पावर या पेड शेयर होल्ड करे इस कंपनी के, मतलब क्या होगा 20% देखते या क्या रखना। देखो एमसीक्यू, ये सब एमसीक्यू हाईलाइट कर, देखो जहां पे एमसीक्यू लिखवा रहा हूं ना, हाईलाइटर लेना, वहां पे वो हाईलाइट कर देना। इससे क्या होगा, जब नोट्स पढ़ोगे ना आप तो आपको याद आएगा, अच्छा यहाँ एमसीक्यू है, यहाँ एमसीक्यू है, यहाँ एमसीक्यू है, तो एक अच्छा सा स्ट्रैटेजी हो जाएगा। तो 20% क्या है इसका, टोटल वोटिंग पावर। मान लो एबीसी कंपनी है, पीक्यूआर है, पीक्यूआर में इसका क्या है 20% टोटल वोटिंग पावर। अब एक चीज बताता हूं, यहाँ पे किसी को पता है ज्वाइंट वेंचर क्या होता है। देखो दो चीज होता है, देखो अगर मैं यहां बोल दूं 20% नहीं है 51% है तो होल्डिंग हो जाएगी, ठीक है। 35% है तो एसोसिएट हो सकते हैं, 20% या उससे ज्यादा हो एसोसिएट हो सकती है, 50% से ऊपर हो जाता है तो होल्डिंग बन जाती है। अब मैं एक चीज बताता हूं, लास्ट ही चल रहा है, मान लो इस कंपनी में इसका 28% है। अब मैं आपसे पूछो ये ज्वाइंट वेंचर या एसोसिएट है, बताओ ज्वाइंट वेंचर क्यों नहीं है, क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सुन लो आज सुन लो, याद देखो रेशियो तो हम डिपेंड करते बाद में बनाते हैं, वो तो हमारा एग्रीमेंट के तहत बनता है, कॉमन रेशियो कर लो, जो रेशियो करना है, इन रेशियो जो बना लो। ज्वाइंट वेंचर पकड़ने और एसोसिएट पकड़ने का, हाँ देखो वही आपने जो बोला है ना परफेक्ट है, बट क्या बताता हूँ अंतर क्या होता है पकड़ने का। मान लो 28% दिखा, अब मान एक चीज और सुनो, 90% है तो पहले ये क्लियर करो, एसोसिएट हुई, एसोसिएट हुई नहीं हुई, ठीक है। अब इसको यहां तक क्लियर हो गया ना, फिर एसोसिएट नहीं हुई, 90% एसोसिएट नहीं हुई, होल्डिंग तो छोड़ी दो, 51% है नहीं। अब मैं बताता हूँ, मान लो 28% है, अब मैं आपसे पूछूंगी एसोसिएट या ज्वाइंट वेंचर है तो कैसे पकड़ोगे। मान लो प्रैक्टिकल भी करने जाओगे, मान लो 28% कोई शेयर होल्डिंग कर रहा है, एसोसिएट है या ज्वाइंट वेंचर, कैसे पकड़ोगे किसी कंपनी में। सुनो सिंपल सी बात है, अगर वोटिंग पावर उस कंपनी ने ना लिया रखा है 28% शेयर्स कैपिटल उसके होल्ड कर रखे हैं तो एसोसिएट कंपनी है। ज्वाइंट वेंचर कैसे पकड़ेंगे, उसका क्या होगा, एक एग्रीमेंट, जैसे बताया एग्रीमेंट में 50:50 हो सकता है, तो ज्वाइंट वेंचर के लिए एक एग्रीमेंट होना मैंडेटरी है। किसी कंपनी में ऑडिट करने जाओगे, बोलेगा हमारी ज्वाइंट वेंचर है, तो वेयर इज योर एग्रीमेंट, एक प्रॉपर एग्रीमेंट होगा उस कंपनी के साथ, क्या रेशियो फिक्स हुआ है,
कौन कौन कंपनी में कितने मेंबर्स है, क्या क्या नहीं है। तो ज्वाइंट वेंचर देखो 28% दिखते ही दोनों चीज हो सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो 28% दिखते ही आपको दो दिमाग में आएंगे, क्या आएंगे, एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर। सामने वाले ने बोला कि हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है इस कंपनी के साथ, मतलब कंपनी क्या चलेगी ऑपरेशन में, कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई शेयर रेशिंग नहीं है, तो ये ज्वाइंट वेंचर नहीं हुई, ये क्या बन गई, एसोसिएट। बट ये 28% बोल दे कि हाँ हमारे कंपनी से प्रॉपर एग्रीमेंट बन रखे हैं, ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट, नाम में ये ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट, तो हाँ ये क्या होगी कंपनी अब। तो एक चीज हमें क्या समझ आया, 28% होते ही कंपनी या तो सुना एसोसिएट या ज्वाइंट वेंचर नहीं हो सकती है, एग्रीमेंट देखना पड़ेगा पता करने के लिए। तो ये हमारा पहला चैप्टर, मैं बता रहा हूँ सच बता रहा हूँ, पहला चैप्टर पूरा क्लियर हुआ। स्टडी मैट उठाना, जिसको नोट्स देखना हो नोट्स देख लेना, अपना प्रॉपर देख लेना, फर्स्ट चैप्टर क्लियर होगा। सेकंड चैप्टर क्या बताता है, कंपनी बनानी कैसे है। हमने जान लिया कंपनी कौन कौन सी कंपनी होती है, कितनी कंपनी देखा हमने, गवर्नमेंट कंपनी देखा, होल्डिंग कंपनी देखा, सब्सिडरी देखा, प्राइवेट कंपनी। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी आज की क्लास में, और मेंबर्स, सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर्स। मेंबर्स में कौन नहीं आएंगे, एक्स एम्प्लॉय और प्रेजेंट एम्प्लॉय। उसने छोड़ भी दिया होगा ना एम्प्लॉयमेंट, अगर उसने उस टाइम में उसको शेयर्स मिले होंगे कंपनी द्वारा, वो भी मेंबर से काउंट में नहीं है, डेफिनेशन में नहीं आएंगे, ठीक है। पब्लिक कंपनी क्या होती है, जो प्राइवेट नहीं हो। उसमें इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स क्या थे, देखो लॉ की पॉइंट से खेला है। अगर 100% आप सोचोगे पूरा लॉ पढ़ के चले जाओ, दिमाग में 100% वहां पे एग्जाम में हो जाए, इंपॉसिबल है। 100 में से 50, 60, 70% में रिटेन कर लेते हो ना, बहुत मोर देन सफिशिएंट नंबर अच्छे खासे आते हैं लॉ में। तो पब्लिक कंपनी का की पॉइंट क्या था, डीम, वो तो ठीक था जो प्राइवेट कंपनी ना हो। अगर किसी प्राइवेट कंपनी को उसने सब्सिडी बना दिया है तो वो प्राइवेट कंपनी में क्या हो जाती है, डीम पब्लिक कंपनी हो जाती है। फॉरेन कंपनी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फॉरेन कंपनी डेफिनेशन, इनकॉर्पोरेटेड होना, रजिस्टर नहीं, इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, ठीक है। प्लस ये बोलते हैं ना, प्लस प्लेस ऑफ बिजनेस इन, अब वो बिल्डिंग बना दिया तो वो फॉरेन कंपनी हो गई, नहीं, उस बिल्डिंग में क्या होना चाहिए, बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट होना चाहिए, ठीक है। एसोसिएट कंपनी क्या हुई, हाउ वी डिफर एसोसिएट एंड ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट। 20% ऊपर है तो वही पूछेंगे तुम्हारा एग्रीमेंट बना है तो तुम ज्वाइंट वेंचर भी हो सकते हो, नहीं कुछ क्वेश्चन में दे रखा है तो भाई मानना एसोसिएट कंपनी है, वो नहीं होता है। इसीलिए ज्वाइंट वेंचर और एसोसिएट में डिफरेंस है। एसोसिएट में सिंपल होगा, तुमने इन्वेस्टमेंट किया उस कंपनी में कितना, 20% या उससे ज्यादा। अब ज्वाइंट वेंचर में प्रॉपर एग्रीमेंट बनेगा, हमने इन्वेस्टमेंट इस पर्पस के लिए किया है, आपका ऑब्जेक्ट ये है, हमारा ऑब्जेक्ट ये है, हम इतने टाइम के लिए एग्रीमेंट किए, 4 साल 5 साल 3 साल जो भी है, प्रॉपर रेशियो होता है ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट में, ठीक है। तो ये डिफरेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या देखा हमने, स्मॉल कंपनी, हाईली अमेंडमेंट बहुत हुए इसमें स्मॉल कंपनी में, और इंपॉर्टेंट भी है स्मॉल कंपनी। क्या है स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन, प्लस है। तो कहाँ का प्लस देखा, गवर्नमेंट कंपनी सिर्फ और था, उसके बाद कहाँ का हमने हर जगह एंड ही देखा है, फॉरेन कंपनी में भी एंड देखा है और स्मॉल कंपनी में भी एंड देखा है। तो स्मॉल कंपनी के क्वेश्चंस मैंने करवाया स्टडी में, टेस्ट ऑन वन क्वेश्चन देख लेना, मेंबर के प्राइवेट कंपनी में क्वेश्चन मैंने करवाया है। अब सेकंड चैप्टर क्या होता है मैं एक ओवरव्यू बताता हूँ। अब हमने कंपनी जान लिया, ये कंपनी वो कंपनी, दिस कंपनी दैट कंपनी। कंपनी बनाता कौन है, मान लो आपके दिमाग में कोई आपके दिमाग में आइडिया आया तो आप क्या कहलाओगे उस कंपनी के पहले, प्रोमोटर। तो आइडिया किसको आता है, प्रोमोटर को होता है। प्रोमोटर पता कहाँ चलता है कंपनी का प्रोमोटर है कैसे है, तो कंपनी जब प्रोस्पेक्टस बनता है ना, उस प्रोमोटर नाम देखो, ओवरव्यू बस। अब कंपनी बनाने जा रहे हैं, अब कंपनी में हमें जान लिया कि मान लो अब हमें स्पाइस फॉर्म फाइल करना है, अब हमें प्राइवेट कंपनी बनाना है, ओपीसी बनाना है, क्या बनाना है, दिस दैट सब बनाना है। तो अब स्पाइस फॉर्म में पूरा प्रोसेस है, पार्ट ए में नेम क्लोज डलता है, पार्ट बी में पूरा प्रोसेस है। मान लो हमें कंपनी को कन्वर्ट करवाना है, एमओए क्या होता है, एओए क्या होता है, पूरा प्रोसेस है यहाँ पे। तो सेकंड चैप्टर इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस व्यू, ठीक है, एग्जामिनेशन पर्पस व्यू। 6 to 7 मार्क्स का आता है। फर्स्ट चैप्टर से 3 to 4 मार्क्स का गारंटीड आता है। एमसीक्यू भी आता है तो 1 नंबर का आ ही जाता है इसमें, क्योंकि डिफिनेशंस हाईली इंपॉर्टेंट है। हमारे डिफिनेशन क्लियर होंगे, आगे सारी चीज क्लियर होगा, ठीक है। इसको इतना ही रखते हैं। नोट्स देखना आप देख लेना, मैंने 3-4 क्लास के नोट्स बनाए थे स्टार्टिंग में।